रेंट पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लिया था, कुछ एम्प्लॉयज़ को लिए थे और जस्ट स्टार्ट किया और कोविड हो गया। तो आप समझ सकती है कि चैलेंज कितना बड़ा रहेगा। मुझे पूरा सेटबैक था एंड आई वाज इन ह्यूज लॉस। जितना भी मेरा इनकम था वो मैंने पहले महीने में इनकम यानी जितना मेरा इन्वेस्टमेंट था मैंने पहले ही महीने में सब कुछ दाव पे लगा के लूज करवा दिया। एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही फोकस किया होगा, उन्हीं को ग्रो किया होगा, तभी जाके इतने एम्प्लॉयज़ आप हायर कर सकते हो। 3 से 200 एम्प्लॉयज़ तक के आप कैसे पहुँचे हो? आप क्या करते हो आपकी टीम के लिए? हमारे एम्प्लॉयज़ है, मैं उनको एम्प्लॉयज़ नहीं बोलता हूँ, दे आर एसोसिएट्स। वो मेरी फैमिली जैसे हैं। मैं एक एज अ फैमिली हम रहते हैं। 5 M's बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। 5 M's ये होते हैं कि मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड एंड मनी। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था सो मेरा फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल अगर टर्म्स में जाएंगे तो मेरा टर्नओवर था 50 लाख का एंड जिस 5th ईयर में मेरा टर्नओवर हो गया 50 CR का। दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है मिस्टर विजय कुमार धगे, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विनेक्स पॉलिटेक प्राइवेट लिमिटेड। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने बिजनेस को एक बड़ी ऊंचाई पे लेके गए हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सिर्फ 5 साल में 50 लाख से 50 करोड़ का टर्नओवर किया है। तो आइए सुनते हैं उनकी मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग एंड सक्सेसफुल जर्नी। तो चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। वेलकम विजय सर ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू किरण जी। तो विजय सर, आपने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, तो आपने इसकी शुरुआत कैसे की ये बिजनेस की? देखिए किरण जी, ये मेरा जो बिजनेस है, आई एम द फर्स्ट जनरेशन। हमारे पूरे खानदान में कोई बिजनेसमैन है ही नहीं। सो ये बिजनेस मैंने खुद ने स्टार्ट किया है। मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। थोड़ा सा बिजनेस में जाने से पहले मैं थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड में जाता हूँ। तो मेरे बचपन में मेरे पिताजी गुजर गए, मेरी माताजी प्राइमरी टीचर थी, 3 बहनें थी। फिर मेरे ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो मुझे जॉब करना पड़ा। ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा थी कि ये करूँ वो करूँ, क्लास 1 ऑफिसर बनना है और कुछ बनना है। लेकिन ज़िंदगी के मोड़ में ऐसा कुछ मोड़ आ जाता है कि वहाँ पे हमें डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं। तो मुझे फोर्सफुली जॉब करना पड़ा क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ऐसे करते करते मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया और ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स मैंने जॉब किया। अच्छा। सो बिजनेस आने से पहले ही आई वॉज वर्किंग इन वन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी और उसके बाद में मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो आपने ये कब स्टार्ट किया है सर? अगर 20 साल आप जॉब करते थे तो आपकी बिजनेस की जर्नी आपने कब स्टार्ट की? मैंने जॉब किया ऑलमोस्ट 20 ईयर्स और ये बिजनेस में मैं एट द एज ऑफ 40 में आया हूँ। क्या बात कर रहे हो सर? एट द एज ऑफ 40 आपने बिजनेस स्टार्ट किया? एट द एज ऑफ 40 में बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि हमें कुछ बदलाव लाना चाहिए, कुछ चेंजेस करने चाहिए। मन किया और बिजनेस में आ गए। सर, आपकी बिजनेस जर्नी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। यानी पहले जॉब और जॉब से फिर बिजनेस में आना, इट इज़ नॉट ईजी बट यू हैव टेकन दैट डिसीजन। रियली अप्रिशिएट। सर, आप आपके बिजनेस के बारे में कुछ बता सकते हो? यानी आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या सर्विस देते हो हमारे ऑडियंस को? सो एक्चुअली माई कंपनी नेम इज़ विनेक्स पॉलिटेक प्राइवेट लिमिटेड। वी आर प्रीमियम क्वालिटी एज बैंड मैन्युफैक्चरर्स। तो एज बैंड ये जो है नॉर्मल बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉड्यूलर फर्नीचर। सो मॉड्यूलर फर्नीचर पे जहाँ पे एज होती है वहाँ पे एज बैंड लगाया जाता है एंड नाउ इट इज एज बैंड इज बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलर फर्नीचर। एज बैंड के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। सो मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मेरी फैक्ट्री है और मैं एज बैंड्स बनाता हूँ। सर, एक एग्जांपल दे सकते हो आप? यानी कहाँ पे होता है ये यूज एज बैंड? ये नॉर्मल हमारे ऑडियंस को, जैसे अगर फर्नीचर है कोई भी, तो कहाँ पे ये आपका, जैसे लैमिनेट हो गया, जहाँ पे मॉड्यूलर फर्नीचर है, जहाँ पे वुड को कट जाता है वहाँ पे एज बैंड लगता है। लेट्स से कि हमारा वार्डरोब है तो वार्डरोब में जहाँ पे वुडन को कट जाएगा वहाँ पे कॉर्नर पे है। देन टेबल्स रहते हैं, वार्डरोब रहते हैं, किचन्स रहते हैं, तो सब जगह यूज किया जाता है। राइट, ओके। और जहाँ तक मुझे पता है वो कस्टमाइज आप तैयार करते हो? हाँ, कस्टमाइज तैयार करता हूँ और ये बहुत
एक यूनिक प्रोडक्ट बोल सकते हो कि नॉर्मली लोगों को पता नहीं रहता है। हाँ, ये एज बैंड सर, आईसी नाम की बिल्कुल। कोई चीज रहती इनफैक्ट मुझे भी पहले नहीं पता था, जब सर से मिली उसके बाद मुझे इसके बारे में पता चला है कि ये भी कुछ है जो इतना बड़ा है। निश बिजनेस प्रोडक्ट, हो सकता है। निश प्रोडक्ट है। यस सर, आपके बिजनेस को कितने साल हो गए आप इस बिजनेस में हो? सो मैंने ये बिजनेस अपना 2020 में स्टार्ट किया था, सो इट्स ऑलमोस्ट 5.5 ईयर्स। अच्छा, 5 इयर्स के बिजनेस में आपने इतना अच्छा ग्रोथ किया है सर। बिजनेस ग्रोथ है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? मैंने ये जब बिजनेस स्टार्ट किया था, सो मेरा फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल अगर टर्म्स में जाएंगे तो मेरा टर्नओवर था 50 लाख का, एंड जिस 5th ईयर में मेरा टर्नओवर हो गया 50 CR का। सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 3 एम्प्लॉयज़ टू नाउ आई हैव मोर देन 200 एम्प्लॉयज़। 50 लाख से 50 CR किया है। मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो 2020 में था तो ऑलमोस्ट वो 10,000 स्क्वायर फीट में था। आज की डेट पे वो मोर देन 1 लाख स्क्वायर फीट में है। देन ओवरऑल जो प्लांट प्रीमाइसेस है वो ऑलमोस्ट हाफ एकड़ में था, नाउ इट्स मोर देन 5 एकर्स में है। बॉस, मैंने 5 कस्टमर से स्टार्ट किया था, अभी पैन इंडिया मेरे मोर देन 5,000 कस्टमर्स है। मैं अलग अलग सेगमेंट में डील करता हूँ। सो मेनली लैमिनेट मैन्युफैक्चरर्स, तो जितने बड़े लैमिनेट मैन्युफैक्चरर्स है, लेट्स की एरोलैम, नेल्सन, डेक्सटार्ट, शिव शक्ति, ये लैमिनेट मैन्युफैक्चरर को मेरा सप्लाई होता है या उनके साथ मैचिंग होता है। फिर बड़े बड़े जो OEMs है कि एक गोदरेज इंटीरियो है, ड्यूरियन है, मोनार्च ग्रुप है, ऐसे बड़े OEMs को सप्लाई होता है। एंड देन डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सो मैंने पूरी इंडिया में आई हैव मोर देन 50 डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। फिर मेरे वेयर हाउस है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जैसे मैंने बताया था आपको कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो चाकन में है, पुणे में। देन आई हैव डिफरेंट वेयर हाउसेस, जैसे मेरा दिल्ली में वेयर हाउस है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में वेयर हाउस है एंड हैदराबाद में वेयर हाउसिंग है। सो जहाँ से हम कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं। सर जैसे कि आपने अभी कहा आपका 50 लाख से 50 CR का टर्नओवर हुआ है विद इन दिस 5 इयर्स, तो आपको काफी चैलेंजेस भी आए होंगे। जिंदगी में कोई चीज किरण जी आसानी से तो मिलती नहीं है और हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि सब स्मूथली चले। बिल्कुल। आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ फॉर योर जस्ट काइंड इंफॉर्मेशन। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है ये ड्यूरिंग द कोविड स्टार्ट हुआ है। मतलब जिस महीने में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरी मशीनरी आनी बाकी थी, उसी महीने में लॉकडाउन हो गया। तो सबसे बड़ा सेटबैक तो मुझे वहीं पे मिला। तो स्टार्टिंग मंथ में ही, स्टार्टिंग ईयर में ही मैंने ह्यूज लॉस किया है। मैं ये सिचुएशन में था कि मैंने जॉब किया था, मेरे जितना भी मेरा इनकम था, मेरी जो भी फाइनेंशियल स्टेटस था, वो मैंने सब दाव पे लगा दिया था। एवरीथिंग वाज गुड। मैं जॉब कर रहा था, मेरी पोजीशन अच्छी थी, कंपनी अच्छी थी, जहाँ पे मेरा इनकम सोर्स अच्छा था एंड बहुत सिक्योर पोजीशन थी। तो एक हम ये बोल सकते हैं कि एवरीथिंग वाज गुड। और वो मोमेंट पे मैंने डिसीजन लिया कि लेट्स हैव अ बिजनेस। तो मेरे दिमाग में एक जुनून सवार था कि मुझे कम से कम 100 लोगों को रोजगार देना है। अरे वाह। तो मेरा विजन एकदम क्लियर था, मुझे खुद का बिजनेस करना है। खुद के लिए नहीं करना है तो सबके लिए करना है, जहाँ से हम कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर सकते हैं। फिर 100 लोगों को मुझे रोजगार भी देना था। तो ये दिमाग में था और वो जुनून में मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तभी ये लॉकडाउन हो गया। जैसे लॉकडाउन हो गया, आपको भी पता है कि लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स कितने थे, कि लॉकडाउन में बहुत से सारे इंडस्ट्रीज, बहुत से सारे बिजनेस, बहुत से सारे वेंचर्स ये बंद हो गए। काफी बिजनेस सर उस वक्त तो बंद हुए और आप बोल रहे हो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया। और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा मशीनरी भी नहीं आया था, कुछ भी स्टार्ट नहीं था। जस्ट मैंने एक रेंट पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लिया था, कुछ एम्प्लॉयज़ को लिए थे और जस्ट स्टार्ट किया और कोविड हो गया। तो आप समझ सकती है कि चैलेंज कितना बड़ा रहेगा। मुझे पूरा सेटबैक था एंड आई वॉज इन ह्यूज लॉस। जितना भी मेरा इनकम था वो मैंने पहले ही महीने में, इनकम यानी जितना मेरा इन्वेस्टमेंट था, मैंने पहले ही महीने में सब कुछ दाव पे लगा के लूज करवा दिया। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मैं ये वर्स्ट सिचुएशन में अगर कुछ कर सकता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि डिफ़िकल्टी इज़ एन अपॉर्चुनिटी। ये डिफ़िकल्टी थी, वहाँ पे अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो ज़िंदगी में इसके बाद में कितनी भी डिफ़िकल्टीज आने दीजिए, सक्सेस तो मिलने वाला है। लेट्स सी, अभी रिसेंटली एग्जांपल है, ये वॉर सिचुएशन चल रहा है। वॉर सिचुएशन की वजह से
हमारे रॉ मटेरियल प्राइजेस बहुत सारे हाइक हुआ है। सो ऑलमोस्ट मेरी रॉ मटेरियल के प्राइजेस मोर देन 50% हाइक हो चुका है। फिर भी हमने कस्टमर को हम सेम रेट पे सप्लाई किया और यहीं पे भी हमने यूज लॉस किया है। तो ये चैलेंजेस आके गए हैं और आते रहेंगे, तो हमें वो फेस करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, यानी आपका कहना है कि गिव अप तो नहीं करना चाहिए जो आपने नेवर किया गिव, है, नेवर गिव अप। बिकॉज पहले ही लॉस अगर किसी को आ गया तो बिजनेस जो करते हैं स्टार्ट वो गिव अप कर देते हैं। एंड जब ये लॉकडाउन या कोविड जब हुआ था, तो ये पेंडेमिक सिचुएशन थी, तो मुझे खुद को कोविड हुआ था। तो आपको याद है कि जब कोविड होता था तब लोगों को लगता था कि हमारी जान ही जाएगी। लेकिन मेरी खुद की विल पावर इतनी थी कि मैं सबको बोलता था ना कोविड से मुझे कुछ होने वाला है, ना ये लॉस से कुछ होने वाला है, जो भी करूँगा अच्छा ही होगा और आगे लेके जाऊँगा। सर, आपकी सक्सेस जर्नी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अभी तक के जो मैंने सुना है, और आप आज जो इतना सक्सेसफुल हो, आपका सक्सेस मंत्र क्या है? मेरे हिसाब से एक सिंपल मंत्र है, फर्स्ट मेक अ डिसीजन एंड देन ट्राई टू मेक दैट डिसीजन राइट। देन मेरी एक फिलॉसफी है कि डोंट फॉलो मनी, फॉलो योर पैशन, मनी विल फॉलो यू। तो ये चीज़ें अपने आप होती है। अगर हम अपने विजन पे फोकस करें, हमारे गोल पे फोकस करें, हमें थॉट क्लियरिटी रहेगी, तो ये चीज़ें अपने आप आती है। तो यही मेरा बिजनेस सक्सेस मंत्र है कि आप जुनून के साथ में काम करो। सर, इसको थोड़ा डीप में हम लोग ले सकते हैं क्या? यानी अगर हमारे ऑडियंस को समझना है कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपने क्या क्या किया, वो बिजनेस को चलाने के लिए क्या चीज़ फॉलो की, वो आप समझा सकते हो थोड़ा? जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या जो भी बिजनेस है, मैं उसे 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। कोई भी बिजनेस सक्सेस होने के लिए एक चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग, जहाँ पे सब कुछ आ जाता है कि ऑर्डर्स है, सेल्स है, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, प्रमोशन है, उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जब ऑर्डर्स नहीं रहेंगे तो आगे कुछ हो नहीं सकता है। दूसरा चाहिए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सब आता है, जैसे मैन हो गया, मटेरियल हो गए, मशीन हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, एवरीथिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल स्टाफ हो गया, ये होना जरूरी है। एंड थर्ड पार्ट इज द फाइनेंशियल कंडीशंस, कि आपके पास अच्छे ऑर्डर्स है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। तो जितना मैंने ये बिजनेस में सीखा है कि आपको पैरेलली तीनों के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है लेकिन आपके पास ऑर्डर्स ही नहीं है, या ऑर्डर्स बहुत है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, लेकिन आपके पास में जो बनाने वाला स्टाफ है या बेचने वाला स्टाफ है वही अच्छा नहीं है या परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हमें पैरेलली साइमल्टेनियसली तीनों के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो नटशेल अगर ये मैं बोलूँगा तो वी हैव टू फोकस ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग, राइट, देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फाइनेंस। देन इंडस्ट्री में 5 M's बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। 5 M's ये होते हैं कि मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड एंड मनी। तो अगर आपको अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट निकालना है तो आपके पास में फर्स्ट M, तो अच्छी क्वालिटी के मैन पावर होनी चाहिए, राइट, जो ओनरशिप अप्रोच के होने चाहिए, उनका स्किल सेट अच्छा होना चाहिए, स्किल स्टाफ होना चाहिए, मटेरियल आपके पास में अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, तो जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट मटेरियल आप यूज कर सकते हो। देन मेथड यानी कि सिस्टम्स, तो आपको हमें ये सिस्टम सेट करना पड़ता है, तो मेथड अच्छे होने चाहिए। तो मैन, मटेरियल, मशीन अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए, जिसका मेंटेनेंस भी अच्छा होना चाहिए, एंड तो मशीन परफॉर्म अच्छी करेंगी। एंड लास्ट वन इज मनी, तो मनी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास मशीन अच्छी हो, मेथड अच्छे हो, मनी है, सब कुछ है, लेकिन मैन के ऊपर मैंने बहुत फोकस किया है। ये सब अचीव करने के लिए कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, जैसे R&D होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, प्रोडक्ट में हमेशा चेंज होना चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव आना चाहिए। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास डेडिकेटेड एंड ओनरशिप लेने वाली टीम होनी चाहिए, और ये टीम बनाना ही मुझे लगता है एक सक्सेस मंत्र है। सही बोला है सर आपने। स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एम्प्लॉयज़ टू 200 एम्प्लॉयज़, आपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही फोकस किया होगा, उन्हीं को ग्रो किया होगा, तभी जाके इतने एम्प्लॉयज़ आप हायर कर सकते हो। सर, उसके बारे में कुछ हमको बता सकते हो क्या? ये जर्नी 3 से 200 एम्प्लॉयज़ तक के आप कैसे पहुँचे हो? आप क्या करते हो आपके टीम के लिए? मेरे कंपनी की फर्स्ट थिंग इज, कंपनी की एक टैगलाइन है, कंपनी का नाम है विनेक्स्ट पॉलिटेक प्राइवेट लिमिटेड, एंड टैगलाइन इज लेट्स ग्रो टुगेदर। एंड
मेरा जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांड नेम है विनेज। विनेज इज़ अ ब्रांड ऑफ ट्रस्ट। जब हम बोलते ट्रस्ट, तो ट्रस्ट इंक्लूड्स एवरीथिंग, क्वालिटी, डिलीवरी, सर्विस एंड कमिटमेंट, ये सब कुछ आ जाता है। सेकंड टैगलाइन लेते हैं अगर, लेट्स ग्रो टुगेदर। लेट्स ग्रो टुगेदर यानी कि खुद के साथ में सबका विकास। तो उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, हमारे वेंडर्स आ जाएंगे, हमारे कस्टमर्स आ जाएंगे, हमारे सप्लायर्स आ जाएंगे एंड सोशल भी आ जाएंगे, समाज भी आ जाएगा इसमें। अगर हम हमारे साथ में सबका अगर ख्याल रखते हैं, सबको ध्यान पे रखते हैं, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मैं खुद अपने जॉब के लिए पैशनेट हूँ, जुनून के साथ में काम करता हूँ। आई लव माई जॉब वेरी मच। रही बात एम्प्लॉयज़, आपने जो सवाल पूछा एम्प्लॉयज़ रिटेंशन या उनको डेवलप करने के लिए, तो मैं बिलीव करता हूँ कि ये हमारे एम्प्लॉयज़ है, मैं उनको एम्प्लॉयज़ नहीं बोलता हूँ, दे आर एसोसिएट्स। वो मेरी फैमिली जैसे है। मैं एक एज अ फैमिली हम रहते हैं। फर्स्ट थिंग इज टीम बिल्ड करने के लिए मैंने कल्चर सेट करके रखा है। और कल्चर ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे कहीं पे राइटिंग में नहीं होता है। हम ये नहीं बोल सकते हमारा कल्चर है ऐसा है वैसा है। कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो हर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कितनी भी बड़ी पोजीशन पे हो, कोई मैनेजर रहेगा या कोई हेल्पर रहेगा, कोई ऑपरेटर रहेगा या कोई हाउसकीपिंग का बंदा रहेगा, हर किसी में एक खुद का एक स्वाभिमान रहता है। तो उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हर कोई इंसान है। तो मैं फोकस करता हूं कि आप जिससे भी बात करोगे, जो भी बिहेवियर करोगे, उनके साथ में एज ए ह्यूमन बीइंग करो। ये फर्स्ट मेरी फिलोसॉफी है। उसके बाद में उसका जॉब स्किल है, उसका ट्रेनिंग है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारा रेगुलरली ईयरली पिकनिक होता है या स्पोर्ट डे होता है। रिसेंटली हमने स्पोर्ट डे किया था, तो मोर देन हमारी 10 टीम थी वहाँ पे, अच्छे अच्छे मैचेस हुए। फैमिली डे रहता है, अलग अलग हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, वुमेंस डे सेलिब्रेट किया। तो मुझे लगता है कि कोई महीना हमारा ऐसा नहीं जाता है कि वहाँ पे कोई फंक्शन नहीं हो। इससे क्या होता है कि एक साथ में लोग एक साथ में एज अ फैमिली होके काम करते हैं, एक टीम बिल्ड हो जाती है। मेरे एसोसिएट्स के लिए मैं बहुत सारे काम करता हूँ, जैसे उनको एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए। हर किसी को क्या रहता है ना, सबको चाहिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो बेसिक नीड्स है। बेसिक नीड के ऊपर क्या चाहिए, एक सम्मान चाहिए एंड जॉब सिक्योरिटी चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको सम्मान मिले, उनको जॉब सिक्योरिटी मिले, और मुझे लगता है कि इससे उनका ओनरशिप अप्रोच बढ़ जाता है। मैं बहुत ट्रैवल करता रहता हूँ, तो ऑलमोस्ट मैं एक महीने में 15-15 दिन भी बाहर रहता हूँ। मैं बाहर भी रहता हूँ तो हमारी फैक्ट्री 24 आवर्स चलती है। एक्चुअली सर, मैं पूछने ही वाली थी कि आपकी फैक्ट्री जो है ऑटोमेशन में कैसे चलती है, बिकॉज जो मुझे पता है आपके बारे में, आप तो बहुत ट्रैवल करते हो, तो ये भी मैं हमारे ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगी कि आप कैसे। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की करके रखिए, मैनेजर से, फिर सुपरवाइजर से, ऑपरेटर से, हेल्पर से, या सेल्स में स्टाफ है। ये तो हायरार्की ऑलरेडी है, लेकिन ये हायरार्की होने से मैं सुपरविजन पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं सबको बोलता रहता हूँ कि जो भी काम करना है दूसरों के लिए मत करो, जो भी काम करना है खुद के लिए करो। जब आप मेरा मन से काम करोगे ना, उसका क्वालिटी बहुत अलग निकल के आता है। और मन से काम कब होता है, अगर कोई फार्मर रहता है और खेती में पानी देने के लिए जाता है, और रात में पानी देने के लिए जाता है, उसे देखने वाला कोई नहीं रहता है, लेकिन उसे पता है ये पानी देने के बाद में मेरी फसल अच्छी आने वाली है। तो जितने प्यार से मन से वो करता है, या हमारी माताजी हमारे लिए खाना पकाती है, तो जिस प्यार से वो करती है ना, वो स्वाद उसमें उतर जाता है। तो सेम लाइक विद द प्रोडक्ट रहेगा या सर्विस रहेगी। अगर हमारे एम्प्लॉयज एसोसिएट्स उसी प्यार से अगर काम करेंगे तो रिजल्ट आना ही है, और उसके लिए टीम बॉन्डिंग होना जरूरी है। फिर हम कल्चर सेट करते। बराबर है। तो आप सर उनको ओनरशिप ही दे देते हो कि ये बस हमारी अपनी कंपनी है और इसके लिए आपको। देखिए किरण जी, एक होता है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, अथॉरिटी दे सकते हैं, लेकिन ओनरशिप नहीं दे सकते। ओनरशिप ऐसी चीज़ है कि वो इंसान को लेनी पड़ती है। हम ओनरशिप किसी को दे नहीं सकते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते, ओनरशिप अपने आप लेते हैं। जब ये फैमिली पार्ट, हमारे फैमिली का पार्ट हो जाता है, उनको जब समझ में आता है कि ये सब हमारे लिए चल रहा है, तो ये ओनरशिप अप्रोच अपने आप आ जाता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहीं पे निकल के आता है। तो मेरे जर्नी में एक सक्सेस मंत्र रहा है कि मेरी टीम, एंड आई लव माई टीम। मुझे मेरी टीम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है,
और ये टीम के बलबूते पे अभी तक मेरा तो सिर्फ ब्रेन है, मैं तो सिर्फ स्ट्रैटेजी डिफाइन करता हूँ, लेकिन एग्जीक्यूशन करने वाले कौन है? ये हमारी टीम है। तो सिर्फ एक का दिमाग करके नहीं होगा। और एक फिलोसॉफी है, जैसे 1+1 = 2, लेकिन 1+1 = 11। मैं ये फिलोसॉफी बिलीव करता हूँ। बहुत अच्छा लगा सर, टीम के प्रति आपका इतना प्यार। सही में हम सब ने ये सीखना चाहिए कि हम हमारे टीम को किस तरह से लेकर चले आगे। सर, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या है? बेसिकली वैसे देखा जाए तो मैं हार्डकोर टेक्निकल बंदा हूँ। सो मेरा फाइनेंस के साथ में और मार्केटिंग के साथ में कोई एक क्या बोलते हैं ना, रिलेशन ही नहीं था। अच्छा। लेकिन जब मैं बिजनेस में आया हाँ। तो ये अपने आप स्ट्रेटेजी आ गई। अरे वाह। सो वो तो ऑब्वियसली वो करना ही पड़ता है। जैसे फाइनेंस में अभी मैं थोड़ा बहुत मेरा एक्सपर्टाइज नॉलेज होने लगा है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रखता हूँ, कि बहुत सारे फिगर्स के ऊपर फोकस करता हूँ। जो कंपनी चलाने के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये सब के ऊपर मैं फोकस रखता हूँ। रही बात मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में सिंपल सी बात है कि जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल सही सर। मैं इस पे बिलीव करता हूँ। और पैन इंडिया जहाँ जहाँ पे एग्जीबिशंस रहते हैं, साल में कम से कम 3-4 बार मैं अलग अलग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता हूँ। मेरे टीम को लेके जाता हूँ, मेरे प्रोडक्ट डिस्प्ले करता हूँ। कि मैंने इंटरनेशनल एक्सपो में भी पार्टिसिपेट किया है। जैसे दुबई में हमारा 2 साल पहले एग्जीबिशन हुआ था, एंड अगले वाले मंथ में भी मैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। जैसे बेंगलोर में इंडिया वुड एक्सपो, एक सबसे बड़ा एक्सपो रहता है, वहाँ पे अभी तक हमने 3 बार पार्टिसिपेट किया है। फिर दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, केरला है, इंदौर है। जहाँ जहाँ पे चांस मिलता है, जहाँ जहाँ पे मौका है, वहाँ पे हम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट होने की कोशिश करते हैं। फिर ऑब्वियसली सोशल मीडिया है, या वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, छोटे छोटे ब्रांडिंग एंड प्रमोशन है, वो तो हो ही जाता है। एंड सबसे बड़ा ब्रांडिंग ये रहता है, आप लगन से काम करो, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दो, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाती है। और वही को मैं ब्रांडिंग बोलता हूँ, कि एक बंदे को आप अच्छा क्वालिटी दो, अच्छा सर्विस दो, वही बंदा आपको 100 कस्टमर लाके देता है। बिल्कुल सही सर। यही मेरी ब्रांडिंग की या मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है। फिर हायरार्की वाइज देखेंगे तो मेरे पास नेशनल सेल्स मैनेजर है, फिर मैंने RSM यानी कि रीजनल सेल्स मैनेजर, फिर हर स्टेट में मेरे ASM है, एरिया सेल्स मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव। लेकिन जो हायरार्की बनी है, ये पिछले 2-4 महीनों में बनी है। अभी तक जितना भी सेल्स आता है, ये हमारे ट्रस्ट की वजह से आता है। आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई ब्रांड। तो मेरे फेस से, इस ट्रस्ट की वजह से ऑर्डर्स आते हैं। तो मेरी टीम को अगर मैं बोलता रहता हूँ कि अगर मेरे फेस से या हमारे ब्रांड से 90% ऑर्डर मैं अकेला लाता हूँ, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तो मैं बैक में हो जाऊंगा और टीम आगे होनी चाहिए। अभी तक मैं डेडिकेटेडली काम करता था, वो तो मार्केटिंग में हो या प्लान में हो। सो नाउ आई हैव स्विच ओवर फॉर द डेलीगेशन। सो एक पार्ट रहता है डेडिकेशन टू डेलीगेशन। तो अभी मैं डेलीगेशन प्रोसेस में हो चुका हूँ, और यही प्रोसेस से अभी 50 CR का मैंने आपको बताया था कि हमारा टर्नओवर हो चुका है। आने वाले 2 साल के अंदर हम 100 CR आराम से क्रॉस करने वाले हैं। सर, आपने जो अभी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमको बताई है, वो तो बहुत यूजफुल है, हम लोगों ने यूज भी करना चाहिए। इसके अलावा जो मुझे पता है, आप आपके लोगों की भी बहुत ब्रांडिंग करते हो, तो वो क्या आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो कि हमारी ऑडियंस भी सीखे? जैसे मैंने आपको बोला कि जो दिखता है वो बिकता है, और दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है कि लोगों के दिल और दिमाग में हमारा प्रोडक्ट रहना चाहिए, और प्रोडक्ट का जो लोगो है वो रहना चाहिए। जैसे आप विनेज का लोगो देखेंगे तो बहुत कलरफुल है, वो बहुत इम्पैक्टफुल है। तो ये जानबूझकर मैंने लोगो बनाया है। और जैसे उसकी बहुत सारी ऐड करते हैं, जैसे एग्जीबिशंस में मैंने बताया, बहुत जगह पे मैं स्पॉन्सरशिप देता हूँ। फिर मैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करता रहता हूँ, वहाँ पे हमारा लोगों का बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग होता है। फिर मैंने आंध्रा एंड तेलंगाना में एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑटो ऐड करवा दी है। तो आंध्रा में मेरे ऑलमोस्ट हैदराबाद सिटी में, हैदराबाद एंड बेंगलोर में ऑलमोस्ट 200 ऑटोस है, जहाँ पे हमारे कंपनी का लोगो लगा हुआ है और सब इंफॉर्मेशन है। क्या बात कर रहे हो सर? तो उससे क्या होता है ना कि ये बार बार दिखने से, ये बार बार दिखता है, तो लोग अप्रोच हो जाते हैं। और मेरा सबसे ज्यादा सेल अभी साउथ में है। अरे तो सही। वही कंसेप्ट में पैन इंडिया लेके जाने वाला हूँ, कि मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट किया था,
एंड वो काफी सक्सेसफुल रहा। हाँ, हम लोग देखते हैं ना सर, बस में वगैरह, बस के ऊपर या मेट्रो पे भी बहुत सारे लोगोज लगते हैं, तो वो आपने यूज किया और आपको सक्सेस मिला। मैं इतना ही बोलूँगा कि ये ऐसा कोई स्पेशल फिलोसॉफी नहीं रहती कि आपको ब्रांडिंग या मार्केटिंग ऐसी करनी चाहिए। आपको 360 डिग्री से इवैल्यूएशन करना चाहिए, और जो चीज़ हमें सही लगती है कि हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे ब्रांड के लिए जो सही लगती है, उस पर सिर्फ सोचना नहीं है, जो सोचेंगे उसके ऊपर एक्शन लेना है। हाँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हम लोग सोचते ही रह जाते हैं और एक्शन कुछ ले नहीं पाते हैं, डरते हैं। तो आप जैसे बोल रहे हो कि अगर वो मन में आया है, डिसीजन लिया है, तो उसको एक्शन लेके पूरा एक्शन करो। ले लो। हाँ, और डिसीजन को राइट में कन्वर्ट करो। राइट सर। सर, जो मैं आपकी सक्सेस स्टोरी सुन रही हूँ, मुझे लगता है आपको काफ़ी अवार्ड्स मिले होंगे, आप काफ़ी जगह पे रिकग्नाइज हुए होंगे। आप क्या कहते हो इसके बारे में? बहुत ज़्यादा अवार्ड्स नहीं मिले, लेकिन जितने भी मिले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि हमारी जो कंपनी है, मैं जिस फील्ड में हूँ, एज बैंड फील्ड में, तो हमारी कंपनी को अवार्ड मिला है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन दिस सेगमेंट। सो 5 साल के अंदर हमारी कंपनी ने जो तरक्की की है उसे नवाजा गया, रिकग्नाइज किया गया और हमें ये अवार्ड मिल गया। फिर मुझे खुद को एक संस्था से महाराष्ट्र भूषण अवार्ड्स मिला है। फिर पुणे में मुझे पुणे उद्योजक पुरस्कार मिला है। एंड रिसेंटली लास्ट ईयर एक यूएई इंडिया बिजनेस समिट रहता है, ये IBFL का रहता है, इंटरनेशनल बिजनेस फोरम लिंकेज। सो ये यूएई में, दुबई में हुआ था, और मुझे एज अ पैनलिस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से एक एज अ पैनलिस्ट बुलाया गया था। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था। तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी कि मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से चुना गया। 5 साल के जर्नी में आपने इतना सक्सेस अचीव किया है, तो डेफिनेटली यू डिजर्व दैट फास्टेस्ट ग्रोइंग अवार्ड। यस सर, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सर। बिजनेस में तो आप काफ़ी एक्टिव हो, वो तो हमने अभी देख ही लिया है, पर सर आप सोशली भी कुछ एक्टिविटी करते हो, कैसा है? क्योंकि जैसे मैंने सुना है, लेट्स ग्रो टुगेदर आपका ये टैगलाइन है, उससे रिलेटेड आप कुछ सोशली करते हो? मैं लोगों के साथ में ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मुझे लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सोसाइटी के लिए कुछ करना अच्छा लगता है। सो मैंने अपने कंपनी के थ्रू एंड पर्सनल लेवल पे बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ की है। जैसे हम रेगुलरली ब्लड डोनेशन कैंप करते रहते हैं, फिर ट्री प्लांटेशन करते रहते हैं, स्कूल के लिए भी बहुत काम करते हैं कि जो गरीब बच्चे रहते हैं। अभी हमने कुछ स्कूल को हमने कंप्यूटर्स दे दिए या बुक्स दे दिए। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं। रिसेंटली हमने एक स्कूल में एक छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक एग्ज़ाम भी ली थी, तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। फिर बहुत सारे बुक्स हमने गिफ्ट दिए थे। फिर ग्राम स्वच्छता अभियान है, उसमें भी हम काम करते हैं। एंड रिसेंटली हमने एक फाउंडेशन ओपन किया है जिसका नाम है दोस्त यानी कि हिंदी वाला दोस्त नहीं है, DOSTT इज डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी सस्टेनेबिलिटी ट्रेनिंग ट्रस्ट। इस माध्यम से हम बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज करने वाले हैं। सर, आपके बिजनेस सक्सेस स्टोरी हमने सुन ली, सोशली भी आप कितना एक्टिव हो वो भी हमको पता चल गया है। तो सर, आपके कुछ हॉबीज भी है या बस इसी में कैसे? क्या हॉबीज तो होंगे ही, रहते ही है डेफिनेटली सबके। मेरे बहुत सारे हॉबीज है। जैसे मैंने जिक्र किया कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं सोलो ट्रैवलर हूँ। फिर मैं पोएम्स लिखता हूँ, मैं लेख लेता हूँ, फिर मैं डांस भी करता हूँ, फिर मैं एंकरिंग करता हूँ, फिर मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। बढ़िया। तो ऐसे बहुत सारे हॉबीज है। मैं स्पोर्ट्स में मैं चेस खेलता हूँ, क्रिकेट में हॉबीज है। अच्छा, स्पोर्ट्स और भी। सबसे बड़ी हॉबी है लोगों के साथ में मिलना, फ्रेंड सर्कल, नेटवर्किंग। मेरा लोगों के साथ में ये हॉबी नहीं, मेरे लोगों के साथ में जो रिलेशनशिप है कि मेरे जो बचपन के फ्रेंड है अभी भी मेरे साथ में कनेक्टेड है। या बिजनेस में मैं 25 ईयर से हूँ, तो 25 साल पहले जिससे मैं मिला था वो अभी भी मेरे साथ में कनेक्टेड है। तो ये एक तरफ से मेरी एक हॉबी बोल सकते हैं। सर, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि इतने आपके फ्रेंड्स आज भी कनेक्टेड है आपके साथ, और उससे ज़्यादा मुझे सुन के अच्छा लगा कि इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसका 50 करोड़ का टर्नओवर है, जिसके अंडर 200 एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो डांस भी अच्छे से करता है। इनफैक्ट आई रिमेम्बर आपने एक बार स्टेज पे भी डांस किया था और बहुत फनी डांस था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था सर। पोएम भी आपने गाई थी,
So good to know that you have so many hobbies. ये वर्क लाइफ बैलेंसिंग है। Yes, तो ये definitely. हॉबी अगर हम नहीं करेंगे तो सिर्फ बिजनेस ही करते रहेंगे तो लाइफ में एंजॉयमेंट कब रहेगी? सो वी Definitely. शुड बैलेंस अपना बिजनेस, अपना काम एंड अपने हॉबीज, फैमिली। इट्स वर्क लाइफ बैलेंस। वो बहुत और जरूरी मैं है। मेरे स्टाफ को भी बोलता रहता हूँ, जब आप यहाँ पे 8 घंटा हो या 10 घंटा हो, आप फोकस करो अपने काम पर। घर पे जाने के बाद में कंपनी के बारे में, काम के बारे में मत सोचो। यू हैव फैमिली, यू हैव हॉबीज, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू हैव आपकी फैमिली है, उसके साथ में एंजॉय करो। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस होना ही चाहिए, तो ही हम फ्रेश माइंड से नेक्स्ट डे आते हैं काम करने के लिए। सर, हमारे ऑडियंस के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? किरण जी, आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर की है, लेकिन अगर समराइज करेंगे तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी करना है जुनून के साथ में करो। डोंट फॉलो मनी, फॉलो योर पैशन, मनी विल फॉलो यू। मेक अ डिसीजन एंड मेक योर डिसीजन राइट। यही मेरा ऑडियंस के लिए मैसेज रहेगा। यू विल डेफिनेटली सक्सेसफुल। आप जिस फील्ड में हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप वर्किंग कर रहे हो, आप जॉब में हो, आप नॉन वर्किंग हो, सभी में आप सक्सेसफुल हो सकते हो अगर ये फिलोसॉफी को आप फॉलो करते हो। Thank you so much, sir, for adding values in the life of our audience. I'm sure आज आपसे हम लोगों ने, हमारे ऑडियंस ने काफ़ी चीज़ें सीखी है। तो थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। इनफैक्ट मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरी मन की बात मेरे ऑडियंस तक पहुँचाने का आप काम कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। Yes, thank you so much, sir.